पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को देखे थे, जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जिनके बिना इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझना टफ है, उनको हम लोग देखे थे। अब हम लोग कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। जैसे एमोटाइजेशन क्या होता है। जैसे इसके तहत किसी ऋण के निर्धारित ब्याज का पूर्ण भुगतान किया जाता है। ये हो गया एमोटाइजेशन। ब्याज में कटौती नहीं होगी, पूर्ण भुगतान करना होगा, तो उसको एमोटाइजेशन कहा जाता है। अगला है एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है? कोई देश है या कुछ देश मिलकर किसी विशेष देश के साथ किसी वस्तु अथवा संपूर्ण व्यापार बंद कर देने की स्थिति तथा उस देश के जहाजों को अपनी सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा देता है। इसको एम्बार्गो कहते हैं। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो कुछ नाटो देश रूस के जहाज को अपनी सीमा में प्रवेश को रोक देंगे या रूस में निर्मित कुछ वस्तुओं का आयात बंद कर देंगे, तो वह कंडीशन एम्बार्गो कहलाएगा। ठीक। एम्बर बॉक्स क्या है? किसी देश द्वारा अपने किसानों को कृषि के क्षेत्र में प्रति बिजली उर्वरक कीटनाशक आदि प्रदान करना, जिससे व्यापार में विसंगति उत्पन्न होती है। व्यापार में विसंगति होगी, जैसे मान लीजिए कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है, यदि उसको फोर्स किया जाए कि भाई आपको इसी रेट पे बेचना है, या तो फर्टिलाइजर बना रही है उसको आपको इसी रेट पे बेचना है, तो फिर क्या होगा कि उसमें जो भी इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं, जो उद्यमी हैं, जो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग फिर उस बिजनेस से दूसरा सब्स्टिट्यूट खोजेंगे ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो ये स्थिति एम्बर बॉक्स कहलाती है। एम्बर बॉक्स पूछा भी जाता है कई बार। एकाधिकार तो क्लियर है, वैसी स्थिति जब किसी वस्तु का बाजार में कोई विकल्प ना हो। जैसे मोबाइल बनाने वाले कोई एक कंपनी ऐसा हो जो सिर्फ वही मोबाइल बनाती हो, दूसरा कोई नहीं बनाता हो, तो कहा जाएगा कि वह एकाधिकार प्राप्त है। वह अपना, इससे क्या होता है, वो अपना मनमाना प्राइस रख सकता है और जिसको आवश्यकता है वह मनमाने प्राइस पे उसको खरीदेगा। एडवांस डिक्लाइन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई मूल्य वृद्धि हुआ किसी चीज में या ह्रास हुआ शेयर में, तो उसमें मूल्य वृद्धि होने से शेयर की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, या मूल्य का ह्रास होने से शेयर की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो प्रभाव है यही कहलाता है एडवांस डिक्लाइन। हम पहले से ये कर लें कि इसमें अगर मूल्य बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और यदि मूल्य घटा देंगे तो क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं अंश। अंश, ये तो क्लियर होगा। इक्विटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, अगर 10 लाख रुपया उसकी पूंजी है, और वो 10 लाख पूंजी को 1000 में बांट दें, तो 100 रुपया प्रत्येक बटे हुए हिस्से में आ गया, तो प्रत्येक बटा हुआ हिस्सा कहलाया अंश। कर प्रतिकर क्या होता है? यह एक तरह का प्रभाव है, या कहिए कि यह डबल टैक्स है ना, जो किसी वस्तु के कर के बढ़े हुए कुल मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, यह एक दोहरा कर है जो किसी वस्तु के किसी कर के कारण बढ़े हुए कुल मूल्य पर लगाया जाता है, वो हो गया दोहरा कर। तो कर प्रतिकर उसको कहा जाता है। ऑक्युपेशनल एग्रीकल्चर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई खेती कर रहा है, अपना खाने के लिए कोई चावल उपजा रहा है, दाल उपजा रहा है, सब्जी उपजा रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको बेचने के लिए उपजाते हैं।
भले उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने खाने के लिए रख ले, वो बात अलग है, लेकिन मूलतः वो बेचने के लिए उपजाते हैं, तो वो व्यावसायिक कृषि कहलाएगा। अब व्यावसायिक कृषि में जैसे मान लीजिए अपने खाने के लिए उपजा रहा है, तो मनमाना जो है मनमाना मात्रा में खाद उर्वरक या फिर हार्मोन का छिड़काव नहीं करवाएगा ताकि उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। लेकिन जब उसको बाजार में उतारना है तो इस तरह का वो मुनाफा कमाने के लिए इस तरह का काम करता है, तो वो किसी वह खेती जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना किया जाए बल्कि व्यवसाय के रूप में किया जाए, उसको व्यावसायिक कृषि या प्रोफेशनल एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर बैंक क्या है? कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए जो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है उसको कृषि बैंक है। ब्लैक मनी तो काफी हाईलाइटेड सब्जेक्ट है कि मान लीजिए कि वैसा मनी जिसको आप अपने इनकम टैक्स विथ जो मनी वो आपका, तो लेकिन जिस मनी को आप इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते हैं वो आपका काला धन कहलाएगा, ब्लैक मनी। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि जो कीजिए कि कोई सर्विसमैन है और उनको एक्स्ट्रा आमदनी किसी मद से आ गई, वो अपना सर्विसमैन जब रिटर्न भरे तो अपना जो भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है जिससे जो भी पैसा आया वो रिटर्न में शो कर दिए, जो इंटरेस्ट वगैरह से आया वो सब शो कर दिए, और जो दूसरे मद से आ गया उसको शो नहीं किए। तो वो जो दूसरे मद से आया हुआ पैसा है जिसको रिटर्न में शो नहीं किया, गवर्नमेंट को नहीं बताया गया कि ये पैसा मेरे पास है, वो ब्लैक मनी का है। क्लियर? कॉल मनी क्या है? कोई कंपनी शेयर जारी करते समय शेयर आवेदनकर्ता से शेयर मूल्य का भाग आवेदन पत्र के साथ ही प्राप्त कर लेती है और शेष राशि शेयर धारक से एक निश्चित तिथि तक कई किस्तों में लेती है। तो वही हो गया कॉल मनी, यानी शेयर को स्वीकार करने के लिए ली गई मनी। कि अगर 1 लाख का शेयर है सपोज कि आपको लेना है और कहा जाएगा कि 20% आपको अभी देना है, 20,000 दे देना है, तो 80,000 रुपया जो आपको अगर 8 किस्तों में 10 किस्तों में 20 किस्तों में चुकता किए, है ना, तो वो राशि है गया। लेकिन शुरू में जो आप राशि दी, ठीक, कार्बन टैक्स क्या क्या होता है? इसके तहत उन ऊर्जा स्रोतों पर कर लगाया जाता है जो तापमान को बढ़ावा देते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, या ऐसा कह सकते हैं जो वैश्विक तापमान को बढ़ावा देते हैं। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से, जो ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग की बायोलॉजी में इसको देखेंगे भी, इन्वायरमेंट साइंस में भी देखेंगे इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन जो जो फर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से उस पर एक टैक्स लगाया जाता है ताकि कम से कम उत्सर्जन हो सके, उस टैक्स को कहा जाता है। कार्बन इंटेंसिव ग्रोथ, कार्बन गहन समृद्धि या अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होगा तो क्या अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी? ये ग्राफ जो खींचा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से अर्थव्यवस्था की समृद्धि का क्या संबंध है, घट रहा है कि बढ़ रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसी को कार्बन गहन समृद्धि कहा जाता है, कार्बन इंटेंस ग्रोथ। ठीक, ऐसे एक्चुअली जब भी इंडस्ट्री में उत्पादन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होगा, तो समृद्धि ज्यादा होगी, तो निश्चित तौर पे वो पैरेलल ही चलता है। अब कार्टेल क्या होता है? ये एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली दो फर्मों के बीच मूल्य बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया गया समझौता। ठीक है, क्लियर हो गया कि समान वस्तुएं हैं, है ना, मान एक समान वस्तु है और दो फर्म उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो अब क्या किया, दोनों फर्म आपस में एक दूसरे से कंसल्ट, वो समझौता कर लिया भाई हम ऐसे बेचना चाह रहे हैं, आप भी ऐसे ही बेचो। ठीक है, तो वही दो कंपनी यदि बना गई या दो से अधिक कंपनी भी हो सकती है, तो अगर वही सब सामान बना हुई तीनों आपस में समझौता कर लिए तो वो कार्टेल कहलाता है। जैसे आप बाजार में जाएंगे तो कोई भी सब्जी का दाम आप पूछेंगे
तो आप किसी भी वहाँ सब्जी विक्रेता से पूछेंगे तो सब एक ही दाम बताएगा। वो आपस में समझौता कर लेता है, इसका दाम ये रखना है, इस सब्जी का दाम ये रखना, फल वाला भी आपस में समझौता कर लेता है। तो ये कार्टेल कहलाता है। ठीक, कर्व ट्रेडिंग क्या है, कुछ नया टॉपिक्स भी आपके लिए है। कर्व ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बाहर गतिविधियों की अवैध खरीद फरोख्त को कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीदते हैं और दूसरा आप उसके जो ब्रोकर है उससे खरीदते हैं, तो वो जो ब्रोकर से खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीदे हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को भी काफी बांध दिया जब घोटाला वगैरह हुआ था। तो यह जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी जो है उससे वो मान्यता प्राप्त होती है, वहां से आप खरीदते, सारा ऑनलाइन होता है, ट्रांसपेरेंसी आ गई। लेकिन आप उसके बाहर यदि किसी खरीदते हैं या बेचते हैं किसी शेयर को, तो वो कहलाएगी कर्व ट्रेडिंग, ये अवैध माना जाता है। ठीक, कार्टेशियन शेयर क्या होता है, बाजार के रुख के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला शेयर कार्टेशियन शेयर कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी शेयर का दाम घट रहा है, ठीक है, तो हम घटे हुए शेयर को परचेज कर लिए, घटे हुए शेयर को परचेज कर लिए यह सोच के कि ठीक है अभी ये इसका जो डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका डिमांड बढ़ेगा, तो वो कहलाया कार्टेशियन शेयर। ठीक, कागजी सोना पेपर गोल्ड क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वह 1969 में अंतरराष्ट्रीय तरलता जिसको इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहते, लिक्विडिटी के लिए बताए थे कि बहुत सारा आयात निर्यात इस सब का जो टैक्स वगैरह है, जो उसमें बॉन्ड हम बैंड लगाएंगे उस सबको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। तो तरलता में वृद्धि करने के लिए अपने सदस्य देशों की मांग के आधार पर आनुपातिक रूप से भागांश का वितरण जो मात्र खातों में लिखी गई मात्रा होती है, वही हो गया कागजी सोना। क्लियर हो गया कि किस देश की कितनी संपत्ति या कितनी जमा पूंजी है आईएमएफ में, ठीक है, और उसके आधार पर आनुपातिक रूप से किसका को क्या अंश है, वो अंश में जो दे दिया गया वो क्या है, सोना है, वो कागजी सोना। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग कल देखेंगे।